मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों को साकार कर दिखाया है नृत्यांगना प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिना नातू ने, जिन्होंने हजारों लड़कियों को नृत्य के क्षेत्र में पारंगत कर न सिर्फ समाज को उम्मीद की नई किरण दी, बल्कि लगातार आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। डॉक्टर ऋषिना नातू अब उन लड़कियों के लिए काम कर रही हैं जो नृत्य के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहती हैं। साथ ही वह चित्रकला का ज्ञान भी समाज तक पहुंचा रही हैं। वहीं अब डॉक्टर ऋषिना नातू का जीवन महिलाओं को नई प्रेरणा दे रहा है। देखिए एमपी न्यूज की खास पेशकश नारी तू नारायणी। वे एक लोकप्रिय प्रोफेसर हैं, बहुत ही कुशल नृत्यांगना है, चित्रों को आकार देने वाली चित्रकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बहुत एक नेक दिल इंसान है जो कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बीते 30 वर्षों में अब तक 4000 से ज़्यादा उन बेटियों को नृत्य के लिए स्टेज प्रदान कर चुकी है जिनके माता पिता उसके लिए सक्षम नहीं है। तो आइए आज मिलते हैं डॉक्टर ऋषिका नातू जी से, जो कि वर्तमान में कस्तूरबा रूरल इंस्टीट्यूट में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 30 वर्षों से नृत्य के ज़रिए हमें बहुत ही नई नई चीज़ें, समाज की नई नई बारीकियों से, नृत्य की बारीकियों से परिचय करवा रही है। तो एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रोफेसर ऋषिना नातू, प्राचार्य कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम आपको एक ऐसी कल्याणी, ऐसी नारायणी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, अपने शौक़ को भी ज़िंदा रखते हुए समाज के लिए, एक महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि नृत्य का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? मेरे गुरु जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, नटराज अरुण कुमार जी। मैं 3 वर्ष की थी तब से मेरे माता पिता ने मुझे डांस सिखाना शुरू करवाया। स्कूल में तो डांस रेगुलरली सीखते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी घर पे कोचिंग हुई मेरी। और मैंने 12th में जब मैं आई, 12th हमारा एमपी बोर्ड का फर्स्ट पूरे मध्य प्रदेश में पहला 12th जब आया था, तब 88 में, तब मैंने 12th की परीक्षा दी थी। उस दौरान मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उससे मैंने प्रवीण किया था, जो आज के ज़माने में एमए के इक्विवेलेंट है कथक में। यानी आपने 3 साल की उम्र में पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस उम्र में बच्चे ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, उस उम्र में पैरों में घुंघरू बांधना वाकई बहुत बड़ी बात है। और आज से 30-40 वर्ष पूर्व इस तरह की कला को अपनाना, उसमें आप इस चीज़ का प्रतिसाद, इस चीज़ का आप किसको देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे, जब मुझे समझ भी नहीं थी, लेकिन वो मेरी आर्ट को समझे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में भी लोग कहते हैं कि अरे हमारी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है, अरे हमारी बेटी बहुत अच्छी चित्रकार है, हमारी बेटी बहुत अच्छी डांसर है। तो वो होता ये है कि थोड़े दिन वो सिर्फ टीवी पर देखकर सीखते हैं, लेकिन मुझे बाकायदा जो तालीम मिलनी चाहिए, वो नृत्य की तालीम दी गई, जो सिखाया जाना चाहिए, जो हमको शिक्षण मिलना चाहिए नृत्य का, वो नृत्य का पूरा शिक्षण मुझे दिया गया। उसी के साथ साथ मेरे जो गुरु थे, उनकी नृत्य भारती संस्था थी, वो हर साल 1 साल में एक प्रोग्राम करते थे। 2 दिन वो प्रोग्राम होता था और सारे पेरेंट्स को बुलाकर दिखाया जाता था। तो उस ज़माने में हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे जो डांस किया करते थे। और फिर धीरे धीरे, चूँकि मेरा काफ़ी शौक़ रहा डांस में, तो मैंने डांस करना कंटिन्यू रखा। डांस करने के साथ साथ मैंने गरबा जो है वो भी मेरा फोर्टे रहा। फोक, जो मालवा का फोक है, राजस्थानी फोक है, घूमर है और कालबेलिया है, उसी के अलावा बिहू है और धुनुची है। ये सारे नृत्यों में मुझे काफ़ी शौक़ रहा है और मैं वक्त वक्त पर जब भी मौका मिलता है, मैं उन चीज़ों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करती हूँ और संस्कृति से हमारी बेटियों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो विज्ञान और नृत्य, मेरे ख्याल से इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन आपने इसका एक बहुत ही अनुपम उदाहरण पेश किया है।
तो विज्ञान और नृत्य को आपने कैसे एक दूसरे से जोड़ा है और अभी तक उसका संबंध कायम है इतने सालों में भी? मुझे लगता है नृत्य में भी साइंस जुड़ा है और साइंस में भी नृत्य है। मैं अभी मैथमेटिक्स इन वेदास, मतलब वेद के अंदर मैथमेटिक्स के कितने कितने फॉर्मूलाज हैं और उन श्लोकों में दिया गया है। तो उसमें एक श्लोक है जो हमको बचपन में सिखाया जाता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता लगा ब्रह्म यानी शून्य, यानी जब हम शून्य बनकर भगवान की शरण में जाते हैं तभी भगवान भी हमारी सुनता है और सारे कार्यों को करता है। तो जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फिज़िक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि रसायन के बिना तो हम सुबह से शाम तक का अपना जीवन भी नहीं सोच सकते। मैं 30 इयर्स तक प्रोफेसर रही गुजराती साइंस कॉलेज में, वहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाती रही। मेरा ड्रग डिज़ाइन में मैंने पीएचडी किया, लेकिन उसी के साथ साथ डांस भी करती रही, क्योंकि डांस में भी मैथमेटिक्स है, जो लय ताल ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी कुछ नृत्य में साइंस को लेकर है। और साइंस में भी हमें, अगर हम नृत्य करते हैं तो मेंटली हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। आप वहाँ पर केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, लेकिन साथ साथ में आपने गर्ल्स को डांस के लिए भी तैयार किया। जी, मैं एक्चुअली, मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो तो एज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर था, लेकिन चूंकि मेरे पास आर्ट था तो मुझे ये लगता था कि ये बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, स्पेशली वो बच्चियां जो बहुत मुश्किल से फ़ीस भरकर यहाँ पढ़ पाती हैं, गांव से यहाँ रहने के लिए आती हैं, बहुत स्ट्रगल्स देखती हैं, उनको बड़ी बड़ी फ़ीस देने वाले टीचर से कभी सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने शुरू किया कि मैं एनुअल फंक्शन, क्योंकि बच्चों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था, और आज भी लोग कहते हैं कि एनुअल फंक्शन हमारी आर्टिस्ट बनने के उसमें पहला पायदान हुआ करता है। लोग सोचते हैं जब तक कोई कंसर्ट नहीं होगा तब तक बड़ा आर्टिस्ट, पर मैंने देखा है कि इन बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा जोश और इतना जुनून रहता था कि वो मुझसे सीखते थे, मेरी डांट सुनते थे। मेरी प्रैक्टिस के साथ, अगर मैं उनके साथ 4 घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ तो खाना पीना छोड़ के प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने शुरू किया उस कॉलेज में कि हमारा प्रोग्राम जो एनुअल फंक्शन होगा वो कम से कम 15 परफॉर्मेंसेज होंगे, और उसमें सब में बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर डांस करेंगे और उन सबको मैं सिखाऊंगी। और ये सतत जो किस्सा है, ये सतत 30 साल चलता रहा, और 30 साल तक मैंने ये परवाह नहीं की कि ये बच्चा कौन है, किस परिवार से है, इसके माता पिता क्या करते हैं, क्या माँ आंगनवाड़ी से है या माँ नर्स है, किस तरीके से आई है। मुझे सिर्फ मालूम था कि ये मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित है। तो अगर मैं इनको प्लेटफॉर्म दूंगी तो सबसे बड़ी चीज़ इनके पास होगी, एक लड़की के पास जो होना चाहिए, जो सबसे बड़ा गहना है, वो है कॉन्फिडेंस। और अगर उस बच्चों के अंदर एक बार स्टेज के सामने हज़ारों आँखों, हज़ारों दिमागों और हज़ारों सोचों के सामने, सोच के सामने अगर खड़े होने का मादा तैयार हो जाता है तो मेरा शिक्षक होना सफल है। तो मैंने उनको खड़ा किया, कभी गायन के लिए, कभी नृत्य के लिए, कभी वो एक्टिंग करते थे, कभी मिमिक्री करते थे, डांट भी खाते थे, लेकिन इतना खुश रहते थे कि आज भी जो पहले साल का प्रोग्राम किया था उनका पूरा परिवार भी मुझसे मिलने के लिए आता है, क्योंकि अब उन बच्चों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो ऐसे वो सभी लोग मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं। आपकी नज़र में शौक़ क्या है? क्योंकि जहाँ तक एक बात है कि कई महिलाओं को शौक़ होते हैं, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या कई तरह की ऐसी जिम्मेदारियों के तले उनके शौक़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबे रह जाते हैं। वो चाहती हैं अपने शौक़ को बाहर निकालना, कि वो भी कुछ करे, अपनी प्रतिभा को निकाले बाहर, बट उन्हें या तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या उन्हें कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा पहला और आखिरी सिर्फ यही सोच है कि हमें जो हमारा शौक़ है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले, जो ये कहते हैं कि वक्त नहीं होता, वक्त तो काफ़ी होता है, हम मैनेज नहीं करते। और दूसरा, हम आराम और आसान वाला तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं 10th में थी तब से डांस सिखा रही हूँ और आज तक सिखा रही हूँ। मैं 10th में जब थी तब मेरे गुरु बीमार हो गए थे, नटराज अरुण कुमार जी। मैंने तांबेताई से भी शिक्षा ग्रहण की है 2 साल। 2 साल मैं पुरु दादी जी की भी शिष्या रही हूँ। और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि हर गुरु से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके लिए वक्त निकालना, उसके लिए घर से भी जिम्मेदारियों को मैनेज करते हुए काम करना अब बहुत आसान है। अब हमारे पास मोबाइल्स हैं, ताकि हम रास्ते में भी हैं तो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम लेट हो रहे हैं तो इन्फॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन आज से 10 साल पहले 15 साल पहले वो सुविधा भी नहीं थी, और लैंडलाइंस थे तो लैंडलाइंस पे फ़ोन करना पड़ता था। उस दौरान मैंने इंदौर शहर की, मैं पायनियर हूँ, मैंने महिला संगीत की है, मैं अभिव्यक्ति की फाउंडर फैकल्टी रही। मैंने अभी लगातार 5 साल संपत फार्म्स में गरबे पूरे कंसेप्चुअलाइज किए और 9 दिन के माताजी बिठा के गरबे किए। शांति निकेतन में 1 साल मैंने गरबा किया। तो मैं कंसेप्चुअलाइज करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ उन महिलाओं को कि अपने शौक़ को सबसे पहले पहचान लीजिए कि क्या वो शौक़ क्षणिक है, या किसी को देखकर सिर्फ हम प्रेरित हुए हैं, या हमें वाकई उसको करना है। अगर वाकई आपको करना है तो उसके लिए धुन बना लीजिए अपनी, और उसको करने के लिए आप लगातार उसके लिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि लगातार किए हुए प्रयास ही आपको नाम, इज़्ज़त और साथ ही साथ एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड देंगे। जी, आपने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई, आप नृत्यांगना की भूमिका निभा रही हैं, चित्रकार की भूमिका निभा रही हैं, उसके साथ साथ में आपने घर की अपनी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी, बहू, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक होती है, उसके साथ साथ सारी चीज़ों को लेकर चलना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, या फिर टाइम मैनेजमेंट अगर हो तो वो चुनौती भी नहीं पार हो जाती है? नहीं, मुझे याद है मेरा बेटा बहुत छोटा था, और एक हमने सब आर्टिस्ट लोगों का मिलके एक प्रोग्राम प्लान किया था, और मेरे बेटे को बहुत बुखार आ गया था। वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था, और मैं स्टेज पर बार बार कंपेयरिंग के लिए वो पूरा डिज़ाइन मैंने किया था उस प्रोग्राम को। और मेरे साथ एक और कंपेयरर थे जो आजकल दिल्ली में है, शकील अख्तर जी। तो हम दोनों प्रोग्राम में करे थे, तो साथ वालों ने भी कहा कि बच्चा इतना रो रहा है, अब आप स्टेज पे मत जाओ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। तो मुझे एक चीज़ ध्यान थी, मैं उस बच्चे को बार बार लाड कर रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है जी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चीज़ों में रमना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सहना होता है जी, और उसके बाद ही आपका जीवन निकलता है। आपके बच्चों की एग्ज़ाम्स है, आपका प्रोग्राम है, जी। आपका बच्चा बीमार है, आपका स्टेज शो है। मुझे याद है मेरा बेटा अचानक से, अभी ही इज़ एन आर्किटेक्ट, ओके। वो उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। उस दिन मेरा प्रोग्राम था, वो बाहर अहमदाबाद में था, और फिर वहाँ से वो इंदौर आया, और उस दिन वो इतने तेज़ बुखार में था, और मैं उस दिन गुजराती समाज का शताब्दी समारोह की पूरी कंसेप्चुअलाइज मैंने किया था। डांस ऑन व्हील्स प्रोग्राम था, तो उन लोगों को रिसीव करना सुबह 6 बजे, और उसके साथ साथ मेरा बेटा, मेरा परिवार भी ऐसा है, नहीं प्रोग्राम पहले, नहीं तुम्हारा ये डांस का बच्चे आए हुए हैं तो इनकी प्रैक्टिस पहले। तो क्या होता है कि जब आपका जुनून होता है ना, तो पूरा परिवार भी साथ देने लगता है। और फिर ये है कि मेरे पास किसी किटी के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किताबों का शौक़ पाला है, तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, और मैं बहुत अच्छे थॉट्स पढ़ती रहती हूँ, अच्छी किताबों पर ध्यान देती हूँ, अच्छे लेखकों को जानना समझना पसंद करती हूँ। तो उसके थ्रू मैं अपना जो बचा हुआ टाइम है उसको मैं स्पेंड करती हूँ, और उसी के साथ साथ कोशिश करती हूँ कि मेरे पाँव ज़मीन पर रहें, जी, दिमाग आसमान में ना उड़े। मैं इन बच्चियों को वो देकर जाऊं जो भगवान ने मुझे दिया है। देखिए, सूरत तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हमें जो मिली है वो उसकी देन है, लेकिन हमारी अपनी जो स्वभाव है, जो हम अपना नेचर है, उसके हिसाब से हम अगर किसी को अपना कुछ अच्छा दे सकते हैं, जी, तो कम से कम वो बच्चा हमें याद तो करेगा। बिल्कुल। और आज अगर 3000 बच्चे अपने परिवारों में मेरा एग्जाम्पल दे पा रहे हैं कि नहीं मैडम तो बच्चे को लेकर भी जाती थी, उसका टिफ़िन भी पैक करके रखती थी। मेरी पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसलिए मुझे कभी वो दिक्कत नहीं हुई बच्चे को मम्मी के पास छोड़कर मैं काम पर निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ नहीं आती है, जी, बहुत रमना पड़ता है, बहुत गुथना पड़ता है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल। सुलझना और उलझना पड़ता है। आप जितनी सौम्य है उतनी ही कहीं ना कहीं एक दबंग भी है। हाँ, तो आपने सबसे पहले इंदौर में ऐसा बताया जाता है कि आपने स्कूटर चलाना शुरू किया था? जी, मेरे पिताजी ने मुझे प्रिया स्कूटर दी थी, और पूरे शहर में मैं स्कूटर चलाया करती थी, और स्कूटर पे मैं उस ज़माने में डांस सिखाने जाया करती थी, लोगों के घरों में जाके डांस सिखाती थी।
एंड डांस सिखाकर मैंने ये सोच लिया था कि हमारी संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो महिला संगीत जो है उसकी मैं पायनियर हूँ मध्य प्रदेश की। आज जिस लेवल पर वो महिला संगीत है, हमने वो छज्जों पे ढोलक पे बना बनी गाते थे, उस बना बनी को हम लोग पहले रिकॉर्ड करते थे जब टेप रिकॉर्डर्स होते थे, उस पे रिकॉर्ड करके सब घर के लोगों को सिखाते थे और उसको सिखाकर और फिर उनके पूरे लाइव प्रोग्राम्स किया करते थे। और उसमें भी मैंने तकरीबन मैं 10th में थी तब से महिला संगीत सिखाया, अभी तक सिखाती चली आ रही हूँ। बहुत ही सिलेक्टेड फैमिलीज़ के लिए काम करती हूँ, उसमें भी करीबन 3000 संगीत। कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया हाँ, है बिल्कुल आज के बदल गया समय है। में? बिल्कुल बदल चुका है। अब जो गीत होते हैं, जिन गीतों पर नृत्य होते हैं, फिल्मी गीत के ऊपर, वो न सुनने को अच्छे लगते हैं, न कर्णप्रिय हैं, न नृत्य प्रिय हैं, न उसकी वेशभूषा हमारे देश के हिसाब से है और ना ही उसके कोई स्टेप्स जो हैं वो हम परिवार के साथ देख पाते हैं। मेरे संगीत आज भी याद किए जाते हैं। जिन जिन लोगों के यहाँ शादियों में मैंने संगीत किए, वो आज भी जब मिलते हैं तो कहते हैं मैडम हमारी कैसेट, वीडियो कैसेट मांगी जाती है, हमारे वीडियो टेप्स मांगे जाते हैं, मैडम आपका दिया डांस बहुत सुंदर लगता है। जब लोगों को कोरियोग्राफर शब्द नहीं मालूम था, तब से मैं लोगों के महिला संगीत ऑर्गेनाइज कर रही थी। और ये इसलिए नहीं कि अरे महिला संगीत इससे कोरियोग्राफर बस आएगा सिखाएगा, नहीं, एक बहुत अच्छी इज़्ज़त इस पूरे इंदौर शहर ने मुझे दी थी। मैं अग्रवाल स्वीट्स, अग्रवाल एरन फैमिली, पीजी अग्रवाल अंकल, ऐसे कई लोग हैं, बाहेतीज़ हैं, मालपानीज़ हैं, ऐसे कई परिवारों के यहाँ पर मैंने संगीत किया और स्कूटर पे खूब दौड़ लगाई और खूब मेहनत की। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अगर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो लोग भी फालतू बात नहीं करते, क्योंकि वो करते भी होंगे तो आपके पास वक्त कहाँ है सुनने का। कोई ऐसा बन्ना बन्नी आपको याद आता है जो आपने सिखाया होगा? क्योंकि बन्ना बन्नी का एक दौर था और मुझे लगता है कि वो दौर एक बार फिर से आना चाहिए। वो बना बनी के तो गीत सब ख़त्म हो गए। एक बहुत ही सुंदर था, हरियाला बनाया रे, हरियाला बनाया, बन्नी के संग भाया रे, हरियाला बनाया। वो बन्ना बन्नी मैं करवाती थी। आपको लगेगा मैं पूरे पुराने सॉन्ग्स जैसे पीतल की मोरी गागरी, फिर पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, तो फिल्मी गाने भी कौन से जो क्लासिकल बेस, पिया तो से नैना लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, जो कानों को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, देखने को अच्छा लगता है। एक ननद और भाभी के बीच में जानू जानू री काहे छन के है तोरा कंगना, मैं भी जानू चुप के आया कोई तोरे अंगना, ऐसे फिर पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, ऐसे गीतों पर नृत्य कराने का। और मैं ऐसे गीत निकाल कर लाती थी, तो ऐसे गीतों पर नृत्य हुआ करते थे, पुराने गीतों को इकट्ठा करना। फिर सीरियल्स के सॉन्ग्स को इनकलकेट करना शुरू कर दिया, उनको सॉन्ग्स को लेना शुरू किया जो बहुत अच्छे गाए जाते थे, उनके गीतों को। लेकिन अब ये हो गया है कि अब तो वो गीत जो है वो आधे घंटे बाद भी याद नहीं रहता कि क्या बोला और गाया गया है। शायद पता नहीं, आर्टिस्ट ऐसे हो गए, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ हमें चलना चाहिए, पर चूँकि वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल रहे हैं। हाँ, लोग बदल रहे हैं। परिवार में माता पिता ये कह नहीं पाते, मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं ऋषिना जी हम चाहते हैं कि आप आएँ हमारे परिवार में सिखाने, लेकिन बच्चे नहीं मानते। तो होता ये है कि वो अपने बच्चों को ही नहीं मना पा रहे हैं। और हमारी संस्कृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये ऐसे परिवार के प्रोग्राम, मैं इनसे इसलिए जुड़ती थी क्योंकि मैं किसी परिवार से जुड़ती थी, उनके यहाँ 1 महीना जाकर डांस सिखाती थी। तो होता ये था कि पूरा परिवार, अगर दूल्हे की मामी है, चाची है, बुआ है, दूल्हे की छोटी बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, मौसेरी बहनें हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता था और सब मिलकर नृत्य करते थे। और नृत्य करना तो एक बहाना था, सब लोग रोज़ मिलते थे, सबका उठना बैठना, कभी सेव परमल खाना, कभी पानी पूरी खाना, कभी भेल बनाना, तो ये सब चीज़ें भी होती थी, नृत्य होता था। तो ऐसे कई परिवारों के यहाँ पर मैं जुड़ी रही और आज भी क्योंकि शादी तो ख़त्म हो जाती, लेकिन उसके बावजूद लोग जुड़े रहते थे। और यही सोचकर मैं आदिवासी बच्चियों के लिए भी अभी काम कर रही हूँ।
उनको कौशल और कला सिखाने की कोशिश ऐसे करती हूँ कि जैसे अब उनके पास रोज़ शीट वहाँ गांव में नहीं मिलने वाली, हम उनको ड्राइंग शीट पर सिखाएंगे तो वो आगे चल के नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि छातों के ऊपर वो पेंटिंग करें। फिर हम कोशिश करते हैं कि डेकोपॉश एक आर्ट होता है कि जो पुराने फालतू पड़े हुए कागज़ हैं उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें, सपोज़ फूल ही हैं तो अच्छे टाइप के फ्लावर्स निकाल के, जापानीज़ आर्ट है, वो फ्लावर्स सारे बर्नियों पर चिपका दें, कैलेंडर्स हैं बर्नियों पर चिपका दें और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करें, उसको डेकोपॉश बोलते हैं। तो डेकोपॉश आर्ट में सिखाती हूँ, मांडना सिखाती हूँ। मैं आपको यही पूछना चाह रही हूँ कि इतनी बहुआयामी प्रतिभा, कैसे आपने इतना सब कुछ सीख लिया? आप नृत्य के साथ साथ आप चित्रकारी और ये कलाकारी भी करती हैं। मैंने गणपति भी बनाना सिखाया, बस्तियों में जाके वहाँ सिखाती हूँ जहाँ बच्चे गणपति बेचने के लिए बाहर से बाज़ार से लेते हैं और खड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने घर पे गणपति नहीं ले जाते हैं। तो मैंने उन बच्चों को सिखाना शुरू किया और मैं जो हमारी माइनॉरिटी वाली सेल की जो जेल है वहाँ पर भी बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है हम जब मिट्टी से गढ़ना सीखते हैं ना तो उसको ही गढ़ना, उसी से ही सृजन करना, उसी को फिर जब हम समर्पित कर देते हैं पानी को तो कैसे विसर्जित होता है वो समझना। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक तो मन की इच्छा, बिल्कुल, और दूसरा लगन, और तीसरा किसी से भी सीखने की चाहत रखना और उसके लिए अपने आप को शून्य करना। आपने बस्ती की बच्चियों को सिखाया, जेल में जाकर सिखाया, तो आपको लगा कि वास्तव में इन बच्चों को सिखाना एक बहुत ही पुण्य का काम है और इसके बाद आपको परिवर्तन नजर आया? मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। 140 स्कीम के पास में एक बस्ती है जहाँ उनके माता पिता कचरा बीनने जाते हैं, तो वो बच्चियाँ भी बीनने जाती हैं। तो मुझे 26 जनवरी का कार्यक्रम सेट करने के लिए कहा गया था, डांस के लिए। उन्हीं बच्चों को मैंने मूर्ति बनाना भी सिखाया था। तो वो लड़कियां करीबन 20 दिन 21 दिन नहा के नहीं आती थी। तो मतलब जब पूछो आप नहाए हो, ब्रश किया है, साफ़ सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में बात करें तो वो कभी भी बोल देती थी इसमें क्या नहाना, इसमें क्या करना। तो मैंने पहले उनको डांस सिखाया, कृष्ण के भजनों पर डांस सिखाया और 26 जनवरी के कार्यक्रमों पे सिखाया। और जब वो लोग सीख गए उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं ये प्रोग्राम में आगे का गाना एक एक स्टैंजा सिखाने के बाद तभी कराऊंगी, डांस सिखाऊंगी जब आप लोग नहा कर आएंगे, जब आप लोग सिर में चोटी बनाएंगे, जब आप सिर में कंघी करेंगे और जब आप नखून काट के आएंगे, और जब आपके माता पिता आते हैं, भले कचरा बीन के आते हैं, उनके लिए एक बाल्टी पानी रखेंगे हाथ मुंह धोने के लिए और उनके लिए आप खाना बनाएंगे। माँ आपके लिए बनाती है, आपके पिताजी आपके लिए करते हैं, आपका सरोकार तो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का सबसे ख़राब माहौल देखा हुआ है। वो कचरा बीनते हैं, उनको समाज से कोई प्यार नहीं मिलता, उनको किस नज़र से देखा जाता है वो भी हम जानते हैं। तो उनको ये लगा कि कोई हमारी चिंता करते हैं। तो पहले दिन सुबह सुबह, क्योंकि जनवरी का महीना, तो सुबह सुबह ठंड में नहा कर अपने बाल वाल धोकर, और 3 बच्चियाँ आई। तो मैंने उनको देखा तो वो ठंड में ठिठुर रही थी। तो मैंने कहा जाओ जो भी है ओढ़ने का वो लेकर आओ, मेरे पास कुछ नहीं था। तो वो बोली कि नहीं हम 3 नहाए ना, अब उसके कारण ये सारी 26 लड़कियाँ नहाएंगी। और मैंने आपको बता रही हूँ कि सभी नेल्स काटने लगी, सभी बाल धोने लगी, सभी बाल बांध के आने लगी। तो मुझे ये लगा कि समाज की तरफ से, हमारी तरफ से उनके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। मतलब प्रयास किए जाएं तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। और दूसरी चीज़, वो भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं नहाते? बोले दीदी हम बहुत दूर से पानी भर के लाते हैं, हम झोपड़ियों में रहते हैं, तो उतने ही पानी में हम 4 दिन निकालते हैं, तो हम सोचते हैं नहीं नहाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप पानी भी लेकर आओ, मेहनत भी होगी और कोशिश करो अच्छा जीवन जीने की। फिर उसमें से कुछ बच्चियाँ अब स्कूल जाने लगी हैं। तो ऐसा लगता है कि जीवन में अगर ऐसा कुछ अच्छा हम कर पाएँ, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमें न जात पात देखनी है, न हमें ऊंच नीच देखनी है। हमारे पास जो है वो हमें इस समाज को वापस लौटाना है। चाहे वो डांस हो, चाहे वो डेकोपॉश हो, चाहे उनकी परवाह हो, चाहे उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर बात करनी हो,
कुछ आपको हंसी आएगी ये जानकर कि कुछ बच्चे बॉयज़ भी ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मैडम आपकी बहुत दिनों से डांट नहीं सुनी। मैंने कहा अब तुम इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो गए, तुमको क्या डांटना, अब तो तुम बड़े हो गए। बोले मैडम डांट दो, आजकल क्या है कि मेरी प्रोग्रेस रुक गई है और अब मुझे कोई डांटने वाला रहा नहीं। माता पिता बोलते हैं सक्सेसफुल है, पत्नी बोलती है सक्सेसफुल हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी डांट की ज़रूरत है। तो मैं खिलखिला देती हूँ, फिर बोलती हूँ नहीं पर क्यों डांट करनी। अरे मैडम मैं बिल्कुल भी आजकल काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल ये नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं उसको मजाक मजाक में डांट देती हूँ। तो मुझे लगता है ये बच्चों का प्यार है कि वो मेरी डांट भी सुनने के लिए फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा बच्चे माँ बोलते हैं काफ़ी बच्चे, और वो बोलती हैं वो ये हमारी गुरु माँ है, वो हमारी माँ है अपनी माँ को। तो मैं उन लोगों को बेटा करके ही बात करती हूँ। और कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जाने का भी सिर्फ एक ही मकसद था कि गांव की बच्चियों के साथ मैं रह सकूं, उनको जान सकूं, क्योंकि हम किसी को जानना चाहते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। हम खुद उनको कुछ देने जा रहे हैं इस भाव से ना जाएं। हम उनसे कुछ सीखना चाह रहे हैं उस भाव से अगर जाते हैं तो हम उनके साथ मैच करते हैं। और जब हम उनके साथ ये चीज़ मैच करते हैं तो उनके साथ खुलते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। तो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक गुरु की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह मैं उनको बताती हूँ। जैसे उनसे वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, सुविचार बोलो। रोज़ एक बच्चा एक सुविचार अंग्रेज़ी में भी बोलेगा। है बहुत छोटी सी पहल, लेकिन आगे चलकर वो बड़ी होगी। बच्चों को पर्यावरण के लिए भी जागृत करती हूँ। और यूनिवर्सिटी में भी मैं OSD हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इतने सारे पुरुषों में मैं अकेली महिला बैठी हूँ विद दिस एज। सो वहाँ पर भी मैं 8 o'clock तक काम करती हूँ। ये ज़रूर है कि घर की परिधि छोड़कर काम करने निकलना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ करना है तो करना ही है। देखिए, अगर कुछ करना है तो आपकी परिस्थितियां हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगी, परिस्थितियों को हमें अपने पक्ष में बनाना होगा। ये हमने आज सीखा डॉक्टर ऋषिना नातू जी से, जिन्होंने कई सारी चुनौतियों को पार करके अपना एक मुकाम बनाया है और अपना एक नाम बनाया है। तो ऐसे ही किसी और नारायणी से, किसी और कल्याणी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।